वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। आज की कहानी है चालाक जेठानी। उर्मिला देवी बाथरूम में बेसुध पड़ी थीं। शाम में छोटी बहू कुसुम ऑफिस से आई और सास के कमरे में चाय लेकर गई तो देखा कि वे बेहोश हैं। कुसुम घबरा गई। तुरंत पति को फ़ोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। ज़रूर दोपहर में नहाते वक्त माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। छोटे बेटे ने कहा, पर अभी सांस चल रही है। जल्दी चलो अमन, हम माँ को बचा सकते हैं। कुसुम, तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करो, तब तक हम माँ को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। घबराई हुई कुसुम ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन में माँ को पास के सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। ब्रेन हैमरेज का केस था। माँ को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू मधु भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों लड़के ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए थे। कुसुम की बिटिया माँ के साथ ही हॉस्पिटल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। आज से करीब 20 साल पहले उर्मिला जी पति कुंदन लाल और 2 बेटों के साथ इस शहर में आई थीं। उन्होंने कामिनी कुंज कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। यह एक पॉश कॉलोनी थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर करीब 15 साल पहले कुंदन लाल नहीं रहे। तब उर्मिला जी ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद सरकारी नौकरी में थीं। पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने घर को बड़ा करवाया, 2 फ्लोर और बनवा लिए। फिर अच्छे घरों में बेटों की शादी करा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वे अकेली रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते। बेटे बहू माँ का पूरा ख्याल रखते। खासकर छोटी बहू कुसुम सास का ज़्यादा ही ख्याल रखती। वे फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, सो फटाफट चाय नाश्ता खाना आदि बनाकर सास को दे आती। शाम को बड़ी बहू के दोनों बेटे भी आकर दादी के पास ही खेलने लगते और चाची के हाथ के बने स्नैक्स का मज़ा लेते। 2 साल पहले दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थीं, इसलिए दिन भर घर से बाहर रहती। रिटायरमेंट के बाद उर्मिला देवी पीछे से उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती। खासकर छोटी बहू की बिटिया तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध था। 3-4 दिन उर्मिला जी अस्पताल में ही रहीं। पूरे परिवार की रूटीन बदल गई। उर्मिला जी घर में होती थीं तो सब कुछ कायदे से चलता था। दोनों बहुओं को बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी भी आ जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती। पर आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। उर्मिला जी बच नहीं सकी। 2-3 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। पर दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष। मेरे बच्चे को माँ ने पाला, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात है। इन बातों का जायदाद से क्या संबंध। देख कुसुम, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शारते दिमाग पाया है यह मैं भली भांति जानती हूँ। चुप करो मधु, चलो मेरे साथ। इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं, चलो। बड़ा भाई बीवी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बेटे भी माँ की इस हरकत पर हतप्रभ थे। वे भी चुपचाप अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। कुसुम की आंखें डबडबा आईं। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मधु की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। कुसुम अपनी जेठानी के व्यवहार से हतप्रभ थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब बड़ी बहू मधु ने कुसुम से बातचीत करनी बंद कर दी। वे केवल व्यंग किया करती। कुसुम कभी जवाब देती तो कभी खामोश रह जाती। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जायदाद के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन मधु का छोटा बेटा ट्यूशन के बाद पहले की तरह अपनी चाची कुसुम के पास चला गया। कुसुम ने पकौड़ियाँ बनाई थीं। वे प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी।
तब तक मधु ऑफिस से वापस लौटी तो बेटे को कुसुम के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। ऑफिस से बाहर होती हुई वह चिल्लाई, खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया, पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया था, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। सुनकर कुमुद भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी ऐसे बेतुके इल्ज़ाम तो मुझ पर लगाना मत। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थीं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ खिलाकर शागिर्द बना लिया था। वह मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप? हाँ हाँ, छोटी सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बल खाती अदाओं से मेरे पति को भी काबू में कर रखा है। एक शब्द नहीं सुनते तेरे विरुद्ध। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया है। दीदी ये क्या कह रही हो तुम? मैं उन्हें भैया मानती हूँ। इतनी गंदी सोच रखती हो मेरे लिए? ओह, मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो तुम? कहते हुए कुसुम लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसका सिर किचन के स्लैब से टकराया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मधु का छोटा बेटा घबरा गया। जल्दी से उसने पापा को फ़ोन किया। कुसुम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया, उस पर सिर में अंदरूनी चोटें भी आई हैं। इस वजह से कुसुम कोमा में चली गई है। पर अचानक कुसुम का बीपी हाई कैसे हो गया? उसे तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं रही। कुसुम के पति ने पूछा तो मधु ने सफाई दी, क्या पता, वह तो मैं नीचे गोलू को लेने गई थी, तभी अचानक कुसुम गिर पड़ी। मधु के पति ने टेढ़ी नज़रों से बीवी की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर कुसुम के पति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीवी की देखभाल करे या बिटिया की। कैसे संभलेंगे सारे काम, कैसे चलेगा अब घर? इधर कुसुम की तबीयत को लेकर चिंता तो थी ही। तब देवर के करीब आती हुई मधु बोली, भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं हूँ कुसुम के पास। जब तक कुसुम ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल में ही हूँ। कुसुम मेरी बहन जैसी है, मैं पूरा ख्याल रखूँगी उसका। जी भाभी, जैसा आप कहें। देवर ने सहमति दे दी, मगर जब पति ने सुना तो उसने शक की नज़रों से मधु की तरफ देखा। वह जानता था कि मधु के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर मधु किसी भी हाल में कुसुम के पास ही रुकना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि उसे कुसुम की कितनी फिक्र है। कहीं न कहीं वे पति के आरोपों से बचना चाहती थी कि कुसुम की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह बार बार डॉक्टर के पास जाकर कुसुम की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में पति और देवर मधु को छोड़कर चले गए। मधु रात भर सो नहीं सकी, इस चिंता में नहीं कि कुसुम का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कि कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार न समझ लिया जाए। वैसे हॉस्पिटल का माहौल भी उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन कुसुम की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुसुम के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट करके गए थे। उसकी हालत देख मधु सहम सी गई थी। अब उसे वाकई कुसुम की चिंता होने लगी थी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। मधु कुसुम के पास ही रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। मधु ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पति दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। मधु ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे? आप लोग रोज़ स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बनाकर देते हैं खाने को? हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया तो मधु को थोड़ा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और ऐसे में उसका मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। मधु ने फिर से पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी तो मेरे लिए चाची को देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, कितनी तकलीफ़ में है वे। मम्मी, आप प्लीज़ ज़्यादा ड्रामा ना करो। हमें पता है कि चाची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। छोटे बेटे ने उसका हाथ झटकते हुए कहा तो बड़ा बेटा भी चिढ़े स्वर में बोलने लगा, कितनी अच्छी है हमारी चाची, कितना प्यार करती थी हमें, पर आप मम्मी, आपने उनके साथ कितना बुरा किया। वी हेट यू। कहते हुए दोनों बच्चे मधु के पास से उठकर बाहर भाग गए। मधु भीगी पलकों से उन्हें जाता देखती रही। उसके हाथ काँप रहे थे। दिल पर 100 मन का भारी पत्थर सा पड़ गया था।
उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे उसे इस तरह दुत्कारेंगे। बिना आगे पीछे सोचे लालच में आकर उसने कुसुम के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। कितनी जली कटी सुनाई। मधु ने आंखें बंद कर लीं। आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरानी बातें एक एक कर उसके जहन में उभरने लगीं। अपने बच्चों की नज़रों में इतनी नीचे गिरकर कैसे जिएगी वह? सच में कुसुम ने तो कभी भी उससे ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। उसने हमेशा कुसुम को बात सुनाई, उसके मधुर व्यवहार का उपहास उड़ाया, उस पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। तभी बगल वाली बुजुर्ग महिला की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम आई और उस महिला को आईसीयू में ले जाया गया। उसका बेटा भी पीछे पीछे तेजी से निकल गया। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप मधु के दिमाग पर एक अजीब सा सदमा लगा था। वह बैठी बैठी चीखने लगी। उसे लगा जैसे कुसुम शरीर छोड़कर बाहर आ गई है और उसकी तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखती हुई दूर जा रही है। मधु को एहसास हुआ जैसे वह पूरी तरह अकेली हो गई है। सब उस पर हंस रहे हैं। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते बेहोश हो गई। जब आँखें खुली तो खुद को बेड पर पाया। पास में डॉक्टर खड़े थे, दूर पति भी खड़े थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उसे पति से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना कि डॉक्टर उसके देवर से कह रहे थे कि कुसुम की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, दवा और हॉस्पिटल के दूसरे खर्चे मिलाकर करीब 15-20 लाख तो लग ही जाएंगे। पर कुसुम को ठीक करने के लिए ये सर्जरी करानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर देवर काफ़ी परेशान दिख रहा था। मधु जानती थी कि उसके देवर के पास अभी 2-3 लाख से अधिक नहीं है। हाल में ही उसने अपनी सास की हार्ट सर्जरी में करीब 10 लाख लगाए थे और वह खाली हो चुका था। मधु हिसाब लगाने लगी कि उसके पति के पास भी 4-5 लाख से ज़्यादा नहीं निकल सकेंगे। वैसे भी दोनों भाइयों ने अपनी आधी से ज़्यादा जमा पूंजी बिजनेस में जो लगा रखी है। तभी मधु को अपने जेवर का ख्याल आया। कुल मिलाकर 7-8 लाख के जेवर तो थे ही उसके पास। बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे, वह इस सोच में डूब गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया। उससे थोड़े जेवर ले सकती है। कुछ रुपए अपने भैया से उधार भी मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। छोटे ने उदास स्वर में कहा, भैया डॉक्टर तो इलाज के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्च बता रहे हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? हाँ अमन, इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी बेड पर लेटी मधु उठ बैठी और बोली, देवर जी आप चिंता ना करो, रुपयों का इंतज़ाम मैं करूँगी। आप बस डॉक्टर को सर्जरी के लिए हाँ बोल दो और 2 दिनों की मोहलत ले लो। मगर भाभी आप 2 दिनों के अंदर रुपए कहाँ से ले आएंगी? देवर जी मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? फिर भी रुपए कम पड़े तो दीदी या माँ के जेवर भी मिला लूँगी। मेरे भैया से कुछ कैश रुपए भी मिल जाएंगे। मधु की बात सुनकर देवर मना करने लगा। मधु के पति ने भी टोका, मधु उनसे रुपए लेना ठीक होगा क्या? और फिर तुम्हारे जेवर, तुम तो कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अपने देवर तो तुम्हें जान से कट रही। अपने